Hi Vichabari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही कमाल का वीडियो। देखो यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पता होना कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हो और उन्हें अवॉइड करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अब क्योंकि हर एक दिन के साथ में हम हमारे बोर्ड एग्जाम्स के और करीब जाए जा रहे हैं, इस वजह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बोर्ड्स में कर सकते हैं, जिसके लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाएं। ये वीडियो मैं अभी इसके लिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई एग्जाम लिख दो और उसके बाद में आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ तो मुझे करनी नहीं चाहिए थी। तो अभी से अगर आपको पता चलेगा तो आप प्रेपरेशन एट द सेम टाइम आपको बोर्ड एग्जाम्स में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसका आइडिया रहेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप आगे एक एक दिन की स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, प्लान कर पाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग मूव कर पाएंगे। तो चलिए इसी बात पे आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप अपने प्रेपरेशन के टाइम पे कर सकते हो। दैट मीन्स अभी आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर है और इस टाइम पर हो सकती है ढेर सारी गलतियां। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको प्रेपरेशन के टाइम पे आप कर सकते हो। सबसे पहली बात है एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ना, रीडिंग एनसीईआरटी टू मेनी टाइम्स। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग इतना ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि जैसे कोई एक इंसान बोलता है कि यार मैंने 5 बार रिवीजन कर लिया, 10 बार रिवीजन कर लिया, तो हम भी पैनिक होकर एनसीईआरटी के रट्टे लगाने शुरू कर देते हैं, 3 4 5 10 बार उसे पढ़ने लग जाते हैं। उससे कोई एज सेंस नहीं बनेगा। स्पेशली इंग्लिश के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। देखो यार, इंग्लिश में लिटरेचर है और आप जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हो वहां पर फैक्ट्स हैं। अब आपके एनसीईआरटी को 50 बार रीड करने से वो फैक्ट्स नहीं बदलने वाले। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपके रीडिंग लगाने से वो जो फैक्ट्स हैं अब उनमें आपको कुछ नया पता चलेगा। हाँ, आपको रिवीजन करना चाहिए बट रिवीजन के तरीके होते हैं जिसमें जैसे आपने पहली बार एनसीईआरटी पढ़ ली, उससे आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन नोट्स के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर चुके हो, उन नोट्स को आप बार बार रीड कर सकते हो। इसके साथ में सैम्पल पेपर जो आपने सॉल्व किए हैं उनकी जितनी भी लर्निंग्स हैं आप उन्हें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स को यहाँ पर करेक्ट करके लिख सकते हो। एट द सेम टाइम आपके जो भी डाउट्स थे अगर वो रिजॉल्व हो गए हैं तो उन्हें यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप रिवीजन कर सकते हो और मल्टीपल टाइम जो है अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो एनसीईआरटी पे एक बार आपने रीड कर लिया, 2 बार रीड कर लिया, बहुत बार उसे रीड करने की जरूरत नहीं है। इट विल वेस्ट योर टाइम। नॉट प्रैक्टिसिंग द करेक्ट क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार। क्या होता है कि जब हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए एकदम ऐसे हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस अब तो हमें प्रैक्टिस लगानी है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ में हमारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट होता है। बट गलत क्वेश्चंस को करके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप करेक्ट तरीके के क्वेश्चंस यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सैंपल पेपर से मैच होते हैं। जो सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करता है वो कहीं ना कहीं एक मॉक होता है जो कि वो बताना चाहता है कि ऐसा लेवल वो रख सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो जो सैंपल पेपर रिलीज होते हैं उन सैंपल पेपर से मिलते जुलते आपने क्वेश्चंस निकालने हैं। आपने अगर उससे पुराने, आप बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चंस करने लग गए हो और फिर आप खुश हो रहे हो कि अरे यार ये तो मैंने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए, तो कोई सेंस मेक नहीं करेगा क्योंकि उतने पुराने क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर स्टेट ऑफ डिनाइल में रह रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कभी कभी इतना ज्यादा हमारे दिमाग पर क्लटर आ जाता है कि हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं अरे छड़ यार कुछ नहीं करना, मैंने कुछ भी नहीं करूंगा, अब आराम से बैठकर रीले देखूंगा बस। और फिर प्रोक्रेस्टिनेट भी करने लग जाते हैं कि पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा एंड देन वी एंड अप डूइंग नथिंग। मेकिंग नोट्स फ्रॉम द स्क्रैच, कभी कभी हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बस आज तो मैंने सब कुछ पढ़ डालना है और उसमें उस बीच में एकदम से हमारे दिमाग में भूत सवार हो जाता है नोट्स बनाने का और स्क्रैच से हम नोट्स बनाने लग जाते हैं। अभी वो समय नहीं है कि आप स्क्रैच से नोट्स बनाओ। जो नोट्स आपको मिल गए हैं जिन्हें आपने मॉडिफाई कर दिया है बस उन्हीं को पढ़ के पूरा रिविजन करने का अभी समय है। नॉट स्टडिंग एट द करेक्ट टाइम, ये अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता है कि स्कूल की वजह से, ट्यूशन की वजह से, बहुत सारे और रीजंस की वजह से आपका पूरा स्केड्यूल जो है वो बिगड़ जाता है। एंड दैट इज वाई हम लोग चाहते हुए या नहीं चाहते हुए अपने आप नाइट आउल्स बन जाते हैं। दैट मीन्स हम रात में जागने लग जाते हैं और रात में पढ़ने लग जाते हैं और दिन में सोने लग जाते हैं। इस प्रॉब्लम को, ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, इसे अब आपको टैकल करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप करेक्ट टाइम पर नहीं पढ़ोगे, दैट मीन्स उस टाइम पर नहीं पढ़ोगे जिस टाइम पर आपके दिमाग को सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, तो आपको बोर्ड्स में परेशानी आएगी। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है जो 3 या 4 बजे सोते हैं और उसके बाद में 12-12 बजे उठते हैं।
अब ऐसे में उनका जो पीक टाइम है, जैसे कि अगर हम बोले 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का, वो उनकी नींद के अंदर जा रहा है। इसे मैं पीक टाइम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका पेपर लगेगा। अब अगर आप अपने दिमाग को आदत डलवा रहे हो कि 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक तो वो सोता ही रहता है, तो जब आप पेपर देने जाओगे तब भी कहीं ना कहीं दिमाग का कुछ एक हिस्सा अभी भी सो रहा होगा। तो मेक श्योर कि आप इस आदत को बदलें और अभी से कोशिश करें कि आप अपने स्केड्यूल को कुछ इस प्रकार बनाएं कि कम से कम 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम में आप पढ़ रहे हैं एंड कुछ बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कुछ बहुत ही इंट्रीगिंग चीज कर रहे हैं, ताकि से आपका दिमाग जो है जगा रहे। हॉट्स कर सकते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। टेकिंग सैम्पल पेपर्स फॉर ग्रांटेड, अगर आपको ऐसा लगता है कि सीबीएसई बस एवं ही कोई भी पेपर्स जो है वो लॉन्च कर देता है और बस अभी उनको करने की जरूरत नहीं है, या मुझे कोई भी सैम्पल पेपर्स करने की जरूरत नहीं है, मैंने चैप्टर्स निकालने हैं, उनके सेपरेट क्वेश्चंस निकालने हैं और ये तो मेरे से हो रहे हैं, तो फिर मेरे को सैम्पल पेपर क्यों करना है, तो आप बहुत गलत जा रहे हो। क्योंकि सैम्पल पेपर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक इंडिविजुअली हर एक चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो करके देख रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। आप उन्हें अच्छे से कर पा रहे हो, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। बट अगर आप यहाँ पे एक एक क्वेश्चन कर रहे हो, वो अच्छे से जा रहा है, तो शायद देर आर चांसेस कि जब एकदम से पूरा पेपर आपके सामने आएगा और सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आप उन्हें फेस नहीं कर पाओगे। सैम्पल पेपर आपको उसकी आदत लगवाता है, साथ ही साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है। आपको अभी पता चल जाएगा कि इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ करने में आपको कितना समय लगता है। ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। अभी अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ताकि से आप ये गलतियां अपने प्रेपरेशन के टाइम पर तो बिल्कुल ना करें। अब इसके बाद में आती है मिस्टेक्स, जो कि हम बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कर सकते हैं। इन मिस्टेक्स के बारे में मैम आपको अभी क्यों बता रही है, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स हैं ये आपके नंबर कटवा सकती हैं। आप कितनी ज्यादा प्रेपरेशन करके जा रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, न जाने कितनी रातें आप सोए नहीं हो, और उसके बाद में अगर ये मिस्टेक्स आप बोर्ड्स में करके आ जाओगे और आपके नंबर यहाँ पर कट जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा मेहनत एकदम पानी हो जाएगा। इसीलिए इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, ताकि से हमारी प्रेपरेशन के टाइम पे और हर दिन हम अपने आप को इन चीजों के बारे में याद कराते रहें और बोर्ड्स में ये गलतियां बिल्कुल ना करें। सबसे पहली गलती तो ये है कि आप रीड करते हो पूरे के पूरे पेपर को। मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे पेपर को रीड नहीं करना चाहिए, तो कैसे पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। पूरे पेपर को रीड करने से आपको जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जितने पॉइंट्स, जितने आंसर्स आपको आ रहे होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं, क्योंकि दिमाग वो ट्रिगर्स भेजना बंद कर देता है। इवेंचुअली आप उन्हें याद करने की कोशिश करते हो, टाइम वेस्ट होता है, हो सकता है आपको याद भी नहीं आ रहा, तो आप कोई घिसे पिटा आंसर लिखकर आ जाते हो। तो पूरे पेपर को रीड नहीं करना चाहिए। लीविंग स्पेस फॉर आंसर्स, कभी कभी जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम सोचते हैं कि ठीक है यहाँ पर इसकी जगह छोड़ देते हैं और जगह छोड़कर हम आगे चलते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम करने लग जाते हैं। अगर आपके पास में टाइम नहीं बचता है तो आपके पेपर में वो जो छूटी हुई जगह है वो कितनी ज्यादा शाबी लगेगी, कितनी खराब लगेगी, सोचिए। तो वो बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। आपको अगर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई भी क्वेश्चन के लिए जगह मत छोड़िए, आप दूसरे क्वेश्चन को करना शुरू कर दीजिए। आप उस क्वेश्चन को लास्ट में कर सकते हैं उस सेक्शन के। नॉट अटेम्प्टिंग बेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट, आप कह रहे हो कि मैम आपको पूरा बच्चों आपको इंटायर पेपर पढ़ना ही नहीं है, तो मैं बेस्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूं। सबसे बड़ी गलती हो सकती है कि अपना बेस्ट क्वेश्चंस आपने पहले नहीं अटेम्प्ट किए, पर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे बेस्ट क्वेश्चंस कौन से होंगे। जैसे जैसे आप एक एक क्वेश्चन रीड करते जाते हैं, आपको पता चलता है कि मेरे को इसका आंसर आता है, उसे अटेम्प्ट कर लो। ऐसा क्वेश्चन जो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है इसके लिए मैं थोड़ा सा इतनी हूँ, मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि ये सही है, हो सकता है ये नहीं है, आप चाहो तो उसे बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। एक सेक्शन के अंदर सारे क्वेश्चंस को आप किसी भी ऑर्डर के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो, पर ये नहीं कर सकते हो कि किसी भी सेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को कहीं पर भी कर रहे हो, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट क्वेश्चंस को आप अपने पहले कर लीजिए, जिनको आप जो बहुत अच्छे से आपको आ रहे हैं उनको आप पहले लिख कर रखिए। नॉट फोकसिंग ऑन प्रेजेंटेशन, बहुत बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अरे क्या मैम आप भी ऐसे बता रहे हो, ये स्टेशनरी लेके जाना, वो लेकर जाना, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने पेन पेन भी नहीं लेकर जाना है अपना, वो भी मैंने दोस्त से मांग लेना है कि यार दे दे। ठीक है, और उसके अंदर भी ऐसा है कि चलो अभी उसका हो सकता है कि ढक्कन भी ना हो। बट मेरी बात समझिए, कोई बात नहीं, अगर आप ज्यादा स्टेशनरी बल्कि स्टेशनरी नहीं लेकर जाना चाहते हैं, वैसे भी आपको एक ही तरीके के पेन से लिखना रहेगा, बाकी सारी चीजें वैसे भी डिस्क्वालिफाइड है। आप यहाँ पर फोकस कीजिए अपनी प्रेजेंटेशन पे। देखिए, अगर आपकी आंसर शीट कचरा लग रही होती है तो आपकी मेहनत भी कचरा हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी आंसर शीट ही कचरा लग रही है तो यहाँ पर एग्जामिनर चाहकर भी आपको नंबर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा पॉइंट किसका है, कौन सा किसका सब पॉइंट है। प्रेजेंटेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम सजा सजा के सुंदर सुंदर 6 घंटे में पेपर करना है। आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन टिप्स विथ यू वेरी सुन।
फिलिंग द रॉन्ग इन्फो, इसीलिए आप हमेशा, जैसे आपके एडमिट कार्ड्स आपको मिल जाते हैं, एडमिट कार्ड्स जैसे ही मिलते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो रोल नंबर है, आपकी जो पर्टिकुलर्स है, उन्हें लिखकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, गोले बनाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत नर्वस होते हो, स्पेशली बिकॉज सारे बच्चे अभी पहली बार बोर्ड्स दे रहे हैं, 10th भी पहली बार बोर्ड्स दे रहे हैं, 12th भी पहली बार बोर्ड्स दे रहे हैं। तो कभी कभी हम इतना ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। अब ये गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में कभी टीचर्स भी डांटते हैं, टाइम भी बर्बाद होता है, बहुत कुछ होता है, एंड इनफैक्ट झमेले भी बहुत है, आंसर कॉपी ऐसे ही चेंज नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा झमेले भी होते हैं। कट करके लिखना इज ऑल्सो अ रिस्क। तो मेक श्योर कि आप एकदम काम माइंड के साथ में अपने पर्टिकुलर्स को फिल करो, और उसकी आदत उनको फिल करने की अभी से डाल लो, ताकि से आपको पता रहे कि एग्जैक्टली आपका माइंड को पता रहे कि कैसे गोले बनाने हैं, या कैसे कौन से बॉक्स के अंदर आपका नाम कैसे आएगा। वो सब कुछ आपको आदत अभी से डालनी चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती आप कर सकते हो। पैनिकिंग अबाउट डिफिकल्ट क्वेश्चन, यार हमारा दिमाग इतना पागल होता है कि अगर मेरे को 50 क्वेश्चन में से 49 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं और 50वां क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता, तो मैं हमेशा ये सोचती रहूंगी कि मुझे 50वां क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता, और उसके चक्कर में जो 49 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं मैं उनको भी गवा दूंगी। अब ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पैनिक सिचुएशन ऐसा ही आपसे करवाती है। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसे आपको छोड़ के आना नहीं है। तो आप बिल्कुल पैनिक मत करो, क्योंकि चाहे क्वेश्चन आपको आए चाहे नहीं आए, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर करके आएंगे, जिससे हमें कोई ना कोई तरीके से मार्क्स जरूर मिलने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखकर पैनिक करना मत शुरू करो। ऑल इज वेल बोलकर आगे चलो। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि पूरा का पूरा पेपर एक बार में नहीं रीड करना चाहिए। बच्चे 15 मिनट के अंदर पूरे पेपर का रीडिंग लगा देते हैं, और उससे होता क्या है कि पूरे टाइम बस यही सोचते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, ऐसा होता है। लीविंग क्वेश्चंस, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो प्लीज उसे छोड़कर मत आइए। सीबीएसई एग्जाम्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एमसीक्यूज नहीं आते हैं तुक्के लगा सकते हैं, सब्जेक्टिव नहीं आता है तो भी आप वहां पर कुछ तो लिख कर आ सकते हैं। मैं आई टेल यू कि आप कैसे अच्छे तुक्के लगा सकते हो या कैसे आपको लिखना चाहिए, बट किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। अगर कहीं पर कोई स्टेप मार्किंग ही मिल जाए, अगर कहीं पर कोई एक पार्ट को लेकर नंबर मिल जाए तो क्या बुरा है। देन यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बोर्ड डिस्क्वालीफाई कर देता है आपके पेपर को अगर आपके पेपर के अंदर कहीं पर भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई होती है, एंड दैट इज वाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। आपके पेपर को, इनफैक्ट आपके पूरे एग्जाम को डिस्क्वालीफाई करवा सकता है। यूजिंग रॉन्ग पेन्स, गलत पेन्स का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये गलत और सही पेन्स क्या होते हैं देखिए, यहाँ पर वैसे तो आपको वाटरप्रूफ पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे किसी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर अगर कोई लिक्विड गिर जाए तो वो फैल सकता है। इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पेन को पहले टेस्ट करके जाएं। मैं हमेशा ये करती थी कि मैं स्टेशनरी, ऐसा नहीं है कि कल मेरा पेपर है तो आज जाकर लेकर आऊंगी, 10 से 15 दिन पहले ही लेकर आ जाती थी, ताकि से जो मेरे पास पेन्स हैं मैं उन पेन्स को ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में डाल दूं। एक पेन जिसका मैंने एकदम से अभी कुछ नहीं किया है, उसका बॉल जो है या फिर मान लीजिए उसका जो निब है वो रनिंग ही नहीं है, अगर उसे जाकर पेपर में चलाऊंगी तो थोड़े टाइम तक तो उसको स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा, तो मैं पहले ही उन्हें यूज करके रख लेती थी। इससे वो इंक जो है वो आराम से फ्लो करने लग जाती थी और मेरी स्पीड बैठती थी। इसके साथ में मैं हर तरीके के पेन को पहले टेस्ट कर लेती थी कि यार मेरे को एकदम होल्ड करने में कौन सा पेन है जो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि मुझे 3 घंटे लगातार लिखना है। तो गलत पेन को अगर आप वहां लेकर जाओगे तो पछताओगे। तो मेक श्योर कि आप एकदम करेक्ट पेन अपने अकॉर्डिंग लेकर जाएं। नॉट फॉलोइंग दी आंसर फ्रेमिंग टेक्निक, सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो वो है मेरी आंसर फ्रेमिंग टेक्निक को फॉलो नहीं करने की। अगर आप आंसर्स अपने हिसाब से लिख कर आ जाते हो, आपको ऐसा लगता है या तो टू द पॉइंट लिखना है या तो हनी सिंह के गाने लिख देंगे, सीनियर्स ने बोला गाने लिख दोगे तो भी चेक हो जाएगा, अगर आप ऐसे करके जा रहे हो और राम भरोसे निकल के जा रहे हो तो देखो यार, देर आर चांसेस कि आपके नंबर कट जाएंगे, कहीं पे आधा नंबर, कहीं पे 1 नंबर कट जाएगा। एक प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग की टेक्निक जो है वो आपको यूज करनी चाहिए। ये सिर्फ इंग्लिश के एग्जाम में नहीं, सारे एग्जाम्स के अंदर एप्लीकेबल होती है। तो आप कैसे प्रॉपर आंसर्स लिख सकते हो, अगेन वील टॉक अबाउट इट, बट वो टेक्निक आपने यूज करनी है ताकि वो आधे से 1 नंबर कटने के भी चांसेस जो है वो नहीं रहे। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों को अभी दिमाग में रखें। मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी ताकि से मैं आपको एक बड़ी बहन की जैसे बैठकर डांट कर बता सकूं कि बस अभी उठो, फटाफट से काम करना शुरू करो, कोशिश करो ये गलतियां ना करो, इनको याद रखना है। एंड यस, दैट्स प्रीटी मच इट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इसके साथ में आपके अंदर वो बोर्ड्स वाली वाइब जो है वो अभी क्रिएट होने लग गई होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, अब वर्क करना शुरू कर देते हैं।
और बाकी वीडियोस भी मैं लॉन्च करती हूँ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड कमेंट डाउन करके मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप करते हो प्रेपरेशन के अंदर, या फिर आपने अगर प्री बोर्ड्स दिए हैं तो इनमें से कोई गलती अगर आपने की है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Till then, bye bye, take care, and I love you guys.